Good morning, students. Uh, Today we are going to learn Henry Fayon's principles, next 5 principles, which you can see on the screen. That is unity of. Already we done 5 principles: principle of division of work, principle of authority and responsibility, principle of discipline, principle of unity of command, and unity of direction. All this principle, I hope you would understood. Now come to the next 5 principle, that is principle first. Six principle is principle of subordination of interest. First of all, what do you mean by subordination? सबॉर्डिनेशन मतलब होता है एम्प्लॉयज़, सबॉर्डिनेट्स मतलब होता है एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट, या हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, राइट। तो कंपनी के हिसाब से, इस प्रिंसिपल के हिसाब से कभी भी कोई भी डिसीजन लेंगे तो सबसे पहले कंपनी का फ़ायदा देखने का, फिर मेंबर्स का फ़ायदा देखने का, क्योंकि मेंबर्स खाली अपना फ़ायदा देखेंगे तो कंपनी लॉस में जाएगी। इसके लिए इस प्रिंसिपल के हिसाब से कभी भी कोई भी डिसीजन होगा वो ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए होना चाहिए, न कि मेंबर के फ़ायदे के लिए। ये प्रिंसिपल में ये लिखा है, देखो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रायोरिटी गिवन टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर. While taking decision, interest of organization should be considered. Is this clear? I hope इसमें कुछ डाउट्स नहीं होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर एक आदमी के हाथ में होना. जैसे अभी हम अपने कॉलेज में ले लेंगे तो अपने कॉलेज का पूरा पावर जो है ट्रस्टी के हाथ में होता है, राइट. उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. लेकिन ट्रस्टी नहीं है कि अपना पावर बांट के रखा हुआ है, प्रिंसिपल को बांटा हुआ है, सुपरवाइज़र को बांटा हुआ है, सब लोगों को बांटा हुआ है, राइट. तो उससे क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो, जैसे अभी कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग प्रिंसिपल के पास या सुपरवाइज़र के पास जाके सॉल्व कर सकते हैं, बार बार ट्रस्टी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. तो जब पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग मेम्बर्स में, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. और सेंट्रलाइजेशन देखो कैसा होता है, कहीं कहीं पे सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है, कहीं कहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है. अगर सपोज छोटा सा कंपनी ले लेंगे, जैसे हमारा क्लासेस, और हमारे क्लासेस में एक ही सर है, वो मेन है, उसके पास भी पूरी अथॉरिटी है, जो भी प्रॉब्लम्स होगा हम वो सर के पास जाएंगे, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. उसने अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है. लेकिन वही क्लासेस जब बड़ा हो जाएगा, बिग क्लासेस हो जाएगा, बड़े नए नए ब्रांचेस खुल जाएंगे, तो प्रॉब्लम्स के लिए बार बार एक सर के पास नहीं आ सकते. तो सर क्या करता है, अपना पावर दूसरे ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, दूसरे ब्रांचेस के जो सर रहेंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. तो उसको बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन. तो सेंट्रलाइजेशन मतलब एक के पास पावर होना, डिसेंट्रलाइजेशन पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना अलग अलग मेंबर्स में. तो ज़रूरत के हिसाब से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन चेंज होता है, राइट. अब यहाँ पे देखते हैं. सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन वन हैंड्स. इट इज़ फॉलोड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. छोटी कंपनी में सेंट्रलाइजेशन यूज़ होता है, बट इन केस ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन इज फॉलोड. बड़ी कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है. डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द पीपल्स अकॉर्डिंग टू नीड. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना मेंबर्स में नीड्स के हिसाब से. इज दिस क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन. इस प्रिंसिपल के हिसाब से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज रेमुनरेशन. रेमुनरेशन मतलब होता है सैलरी, पगार. इस प्रिंसिपल के हिसाब से एम्प्लॉयज़ को पगार टाइम पे देना चाहिए और प्रॉपर सैलरी देना चाहिए. और हम प्रॉपर सैलरी नहीं देते, प्रॉपर टाइम पे पगार नहीं देते, तो एम्प्लॉयज़ हॉनेस्टली काम नहीं कर पाएंगे और वो अपना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, रेमुनरेशन शुड बी गिवन टू एम्प्लॉय ऑन टाइम एंड अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन शुड बी प्रॉपर. रेमुनरेशन प्रॉपर देना चाहिए और टाइम पे देना चाहिए. रेमुनरेशन शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू स्किल, नॉलेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. जो पगार जो फिक्स होता है उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसके नॉलेज के ऊपर, कंपनी को प्रॉफिट कम ज़्यादा हो रहा है तो उसके हिसाब से होना चाहिए. कंपनी इतना भी रेमुनरेशन डिसाइड नहीं करना चाहिए कि कंपनी को लॉस हो जाए, या कंपनी इतनी कम भी रेमुनरेशन डिसाइड नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय सर्वाइव ना कर पाए. तो इसके लिए रेमुनरेशन शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द स्किल, नॉलेज, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. अब जैसे हमारी कंपनी में, हमारे कॉलेज में टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल होता है. टॉप लेवल को कोई प्रॉब्लम है तो मिडल लेवल के पास आता है. टॉप लेवल अगर लोअर लेवल को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता है तो डायरेक्ट नहीं जाता है, पहला मिडल लेवल को बोलेगा, मिडल लेवल लोअर लेवल. जैसे हमारे कॉलेज में ट्रस्टी
अगर स्टूडेंट को कुछ बोलना चाहता है तो डायरेक्ट आके नहीं बोलता है, पहले वो प्रिंसिपल को बोलता है, प्रिंसिपल सुपरवाइज़र को बोलता है, सुपरवाइज़र क्लास में आके बोलता है। स्टूडेंट को कुछ कंप्लेंट्स रहेगा तो डायरेक्ट ट्रस्टी के पास नहीं जाते, पहले सुपरवाइज़र के पास जाते हैं, फिर प्रिंसिपल के पास जाते हैं, फिर ट्रस्टी के पास कंप्लेंट जाते हैं। तो इसको बोलते हैं स्केलर चेन, मतलब टॉप से लोअर, लोअर से टॉप। और स्केलर चेन हमेशा फॉलो होना चाहिए, राइट। देखो, स्केलर चेन रिफर्स टू डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर आएगा, यहाँ पे लोअर प्रिंट नहीं है, टाइप कर लेना आप लोग, टॉप लेवल टू लोअर लेवल। इट कैन बी ऑल्सो फ्लो फ्रॉम लोअर लेवल टू टॉप लेवल। जो इंस्ट्रक्शंस होता है टॉप से लोअर, लोअर से टॉप फॉलो होता है। फॉलोइंग स्केलर चेन इज टाइम कंज्यूमिंग, हमेशा स्केलर चेन फॉलो करना, उससे टाइम वेस्ट होता है। इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ़ इट इज़ अर्जेंट, अगर अर्जेंट है देन स्केलर चेन कैन बी ब्रेक। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो स्केलर चेन को तोड़ सकते हैं। जैसे बहुत इमरजेंसी तो ट्रस्टी डायरेक्ट आके स्टूडेंट से बात कर सकता है इमरजेंसी के केस में, तो स्केलर चेन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इमरजेंसी के टाइम पे टॉप लेवल वाला डायरेक्ट लोअर लेवल से बात कर सकता है। टॉप लेवल कैन डायरेक्टली गिव इंस्ट्रक्शन टू लोअर लेवल मैनेजमेंट विदाउट फॉलोइंग स्केलर चेन एज पर द कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर। सभी चीज़ ऑर्डर में होना चाहिए और सब चीज़ का जगह होना चाहिए। जैसे अभी प्रिंसिपल का अपना जगह होता है, सुपरवाइज़र का अपना जगह होता है, स्टूडेंट का अपना जगह होता है, प्यून्स का अपना जगह होता है। तो सब लोग अपनी जगह पे रहेंगे तो काम बराबर होता है। अगर सब लोग अपनी जगह फॉलो नहीं करेंगे तो काम प्रॉपरली होगा क्या? नहीं। तो इसके लिए तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, सब चीज़ अपनी जगह पे होना चाहिए, सबके लिए जगह होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल रिफर्स टू एवरीथिंग शुड बी ऑन प्लेस एंड प्लेस शुड बी देयर फॉर, प्लेस शुड बी फॉर एवरीथिंग। देयर कैंसिल कर देना, देयर नहीं है। तो सेंटेंस है, दिस प्रिंसिपल रिफर्स टू एवरीथिंग शुड बी ऑन प्लेस एंड प्लेस शुड बी देयर फॉर एवरीथिंग। ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल शुड बी इन राइट प्लेस एट राइट टाइम। ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल क्या होना चाहिए? सही जगह पे होना चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए। ये प्रिंसिपल फोकस करता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल। इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ होता है, मैक्सिमम यूज़ होता है और मोर बेनिफिट वी कैन डिराइव। तो दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स। इज दिस क्लियर? तो मैं सेंटेंस पूरा रीड कर ले रहा हूँ। दिस प्रिंसिपल रिफर्स टू एवरीथिंग शुड बी ऑन प्लेस एंड प्लेस शुड बी देयर फॉर एवरीथिंग। करेक्ट है सेंटेंस। ह्यूमन रिसोर्स एंड मटेरियल शुड बी इन राइट प्लेस एट राइट टाइम। ह्यूमन रिसोर्स मटेरियल राइट टाइम पे राइट जगह पे होना चाहिए। ये प्रिंसिपल फोकस करता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स। इज दिस क्लियर? तो आई होप आप लोग को पूरा ये 5 प्रिंसिपल समझ गया आ रहा है। तो पहले का 5 और अभी का 5 टोटल 10 प्रिंसिपल्स हो गए। तो ये तुमको लर्न करना है, लर्न करके इसका नोट्स प्रिपेयर करो। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एट द टाइम ऑफ एग्जाम। यू कैन डू द रिविजन ऑल्सो। ओके, गुड डे।